सो गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल की क्लास में हमने बेसिकली ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। अगर हमने देखा तो कौन सा देखा था हमने प्रीवियस लेक्चर में? हमने ऑपरेटर पढ़ रहे थे। और कौन कौन से ऑपरेटर पढ़ रहे थे? प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था बिटवाइज ऑपरेटर, है ना। बिटवाइज में हमने कौन सा पढ़ा था? बिटवाइज एंड बिटवाइज और। तो ये दोनों ऑपरेटर हमने कल देखा। अब आज मैं आपको बिटवाइज लेफ़्ट शिफ्ट और बिटवाइज राइट शिफ्ट बताऊंगा। इसको बिटवाइज लेफ़्ट शिफ्ट बोलते हैं और इसको बिटवाइज राइट शिफ्ट बोलते हैं। तो ये कैसे काम करता है आज मैं आपको वो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट देखना आप कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो सपोज़ एज्यूम करो मैंने एक वेरिएबल लिया num1 नाम का, ओके, और मैंने इसमें स्टोर कर दिया सपोज़ 10, ओके। मैंने इसमें 10 स्टोर कर दिया। अब जैसे ही मैंने 10 स्टोर किया तो मैं कहता हूँ कि इसको शिफ्ट करो 2 बिट मैंने क्या बोला? 2 बिट्स। 2 बिट शिफ्ट करना है लेफ़्ट में 2 बिट शिफ्ट करना है और राइट में 3 बिट शिफ्ट करना है। तो कैसे होगा? तो देखो मैं सिर्फ इतना लिखता हूँ, प्रिंट कराता हूँ system.out.println num1 लेफ़्ट शिफ्ट बाय 2। मैंने क्या बोला? num1 के अंदर जो वैल्यू है उसको लेफ़्ट शिफ्ट करो 2 बिट से। तो मैं देखता हूँ इसका आंसर क्या आता है। कंपाइलर कैसे इसको कैलकुलेट करता है? जैसे ही मैंने लेफ़्ट शिफ्ट किया 2 से, देखो क्या हुआ। इसका आंसर क्या आया? 40। इसका आंसर क्या है? 40। बट ये आंसर कैसे आया, राइट? किस तरीके से ये आंसर आ गया 40, है ना। तो ये तो हमें नहीं पता, चलो हम पता करते हैं। लेकिन एक बार देख लेते हैं राइट शिफ्ट करके भी कि राइट शिफ्ट करते हैं तो आंसर क्या आता है। मैंने यहाँ लिखा राइट शिफ्ट बाय 2, राइट शिफ्ट बाय 3 कर लेते हैं, चलो राइट शिफ्ट बाय 3। अब देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। कितना आया? 1। मतलब जब हम लेफ़्ट शिफ्ट कर रहे हैं 2 बिट से, मतलब 2 बिट हम शिफ्ट कर रहे हैं, 2 बिट हम शिफ्ट कर रहे हैं कहाँ? लेफ़्ट में। और यहाँ पे हम 3 बिट शिफ्ट कर रहे हैं कहाँ? राइट में, राइट। तो जब हम लेफ़्ट में शिफ्ट कर रहे हैं 2 बिट तो क्या आंसर आ रहा है? 40। और जब हम राइट में शिफ्ट कर रहे हैं 3 बिट तो आंसर क्या आ रहा है? 1। अब ये कैसे आ रहा है, राइट? मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि ये कैसे कंपाइलर आपको आउटपुट देता है। तो मैं सबसे पहले तो वाइट बोर्ड ओपन कर लेता हूँ और फिर वाइट बोर्ड पे समझाता हूँ कि कैसे ये चीज़ आई। ओके, तो नम की वैल्यू कितनी थी? 10। नम की वैल्यू कितनी थी? 10। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे इस 10 का बाइनरी निकालेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है? बाइनरी निकालो। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बाइनरी निकालना सिखाया था। तो हम किससे करेंगे? 2 से करेंगे। 2 5 ज़ा 10, बचेगा कितना? रिमाइंडर 0। फिर हम 2 से करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। फिर हम 2 से करेंगे, 2 1 ज़ा 2, बचेगा रिमाइंडर कितना? 0। नीचे से ऊपर ये हमारा बाइनरी है। तो बाइनरी क्या हुआ? नीचे से 1 0 1 और 0, ये हमारी बाइनरी निकल गई। किसकी बाइनरी है? 10 की। 10 की। तो सबसे पहले कंपाइलर ने क्या किया होगा? जब मैंने ये कोड लिखा तो कंपाइलर ने क्या किया? जब जैसे ही मैंने ये कोड लिखा कंपाइलर ने क्या किया? सबसे पहले 10 का बाइनरी निकाला। बाइनरी निकालने के बाद मैंने क्या बोला उसको? लेफ़्ट में शिफ्ट करो 2 से, लेफ़्ट में शिफ्ट करो 2 से, शिफ्ट करना है लेफ़्ट में, 2 से शिफ्ट करना है लेफ़्ट में। तो क्या करेंगे? कैसे लेफ़्ट में शिफ्ट करेंगे? अब देखो ये आप इस तरह से इसका बॉक्सेस बना लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये बॉक्स बन गया, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है और ये। मैं क्या करता हूँ? लेफ़्ट शिफ्ट बाय 2 करना है ना। अगर आपको लेफ़्ट शिफ्ट बाय
2 करना है, लेफ्ट शिफ्ट बाय 2 अगर करना है तो एक काम करो, 2 बॉक्सेस और ऐड कर दो, 2 बॉक्सेस और ऐड कर दो, राइट हैंड साइड में ही ऐड होगा, और उनमें 0 0 डाल दो, 0 0 डाल दो। हमेशा अगर लेफ्ट शिफ्ट बाय 3 बोलता तो आप क्या करते, 3 बॉक्सेस ऐड कर देते। लेफ्ट शिफ्ट बाय 1 बोलता तो 1 बॉक्सेस ऐड कर देते जितने, और उस बॉक्सेस में 0 आएगा, 1 नहीं आएगा, ये याद रखना, 0 आएगा, 1 नहीं आएगा। अब यहाँ चलो कैलकुलेट करते हैं, तो इसको हम लिखते हैं टू द पावर 0, इसको लिखते हैं टू द पावर 1, इसको लिखते हैं टू द पावर 2, इसको लिखते हैं टू द पावर 3, इसको लिखते हैं टू द पावर 4, एंड इसको लिखते हैं टू द पावर 5, है ना। अब आप देखो, पहले तो हम क्या करेंगे, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे टू दी पावर 0 से। अगर 0 को मल्टीप्लाई करते हो टू दी पावर 0 से तो क्या आंसर आएगा, 0 ही आएगा, राइट। तो ये हो गया 0 हमारा, प्लस 0 को मल्टीप्लाई करते हो टू दी पावर 1 से तो क्या आंसर आएगा, 0 ही आएगा, प्लस 0 को मल्टीप्लाई करते हो टू दी पावर 2 से तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करते हो टू दी पावर 3 से तो आंसर क्या आएगा, 8, प्लस अगर आप 0 को मल्टीप्लाई करते हो टू दी पावर 4 से तो आंसर क्या आएगा, अगेन 0, और अगर टू दी पावर 5, 1 को मल्टीप्लाई करते हो टू दी पावर 5 से तो आंसर क्या आएगा, बताओ, टू दी पावर 5 क्या होता है, 32 या 64, 32। तो मैंने इस 32 को और इस 8 को प्लस किया तो आंसर क्या आया, 40 आया, आंसर 40 आया। तो जब मैंने बिटवाइज लेफ़्ट शिफ्ट किया 2 बिट से तो आंसर क्या आया, 40। और यही चीज़ तो मैं यहाँ पे भी तुमको दिखा रहा था, यहाँ पे देखो कंपाइलर ने भी आपको लेफ़्ट शिफ्ट बाय 2 कितना दिया है, 40 दिया है ना। अब राइट शिफ्ट कैसे निकलता है, अब हम चेक करते हैं राइट शिफ्ट कैसे निकलता है। ये बेसिकली एक छोटा सा मैंने आपको एक तरीका बताया है लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट का, बता रहा हूँ, है ना। अब ये राइट शिफ्ट कैसे होगा, तो राइट शिफ्ट करने के लिए बहुत आसान है, इसी का राइट शिफ्ट करते हैं, चलो इसी का राइट शिफ्ट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको इरेज करता हूँ, मैं यहाँ से ये सब हटा देता हूँ, मैं यहाँ इसको इरेज करूँगा। तो ये 2 मैंने ऐड किया था ना, मेरा जो बाइनरी है वो तो बस इतना ही है, 1 0 1 0, तो मैं बस इतना ही रखता हूँ, 1 0 1 0 ओनली, ठीक है, इतना रखा मैंने। अब इसमें क्या करना है मुझे, अब इसमें करना है मुझे कि मुझे राइट शिफ्ट बाय 3 करना है, राइट शिफ्ट बाय 3। तो राइट शिफ्ट बाय 3 में क्या करते पता है, कुछ मत करो, बस जितने बॉक्सेस है, 3 बॉक्सेस हैं उसको हटा दो, मतलब डिलीट करना है बॉक्सेस, मतलब एक बॉक्सेस ये हैं, ये बॉक्सेस हटा देते हैं अपन, फिर एक और ये बॉक्सेस हैं, ये भी हटा देते हैं। राइट से ही होना है सब कुछ, ऐड भी राइट से होगा और डिलीट भी राइट से ही होगा, ये ध्यान रखना। और ये भी हटा देते हैं, ये बॉक्सेस भी हटा देते हैं। तो बताओ, अब यहाँ पे करते हैं टू दी पावर 0, तो 1 इंटू टू दी पावर 0 कितना आएगा, 1 ही आएगा ना। तो इसका आंसर क्या निकला, 1। इसीलिए कंपाइलर ने आपको यहाँ पे क्या दिया है, 1, देखो 1। तो लेफ़्ट शिफ्ट से क्या निकला, 40, और राइट शिफ्ट से क्या निकला, 1। होप सो आपको ये थोड़ा सा क्लियर होगा, नहीं है तो चलो एक मैं आपको दे रहा हूँ कोड करने के लिए, है ना। आप मुझे इसका बताओ, 23 का लेफ़्ट शिफ्ट निकालो, लेफ़्ट शिफ्ट बाय 3 और राइट शिफ्ट बाय, चलो 3 नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेफ़्ट शिफ्ट बाय 2 और राइट शिफ्ट बाय 2 करके दिखाओ जल्दी से, इसका आंसर मुझे बताओ कमेंट में। ओके, सो इसका आंसर क्या होता है देखते हैं अपन, इसका आंसर क्या है, 92 और 5, ठीक है, आपको पता होगा इसका कैलकुलेशन क्या होगा, ठीक है।
चलो एक बार बता ही देता हूँ मैं इसका कैलकुलेशन कैसे हुआ। 23 का सबसे पहले क्या निकालना है? 23 का सबसे पहले हम निकालेंगे 23 का हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? 23 का हम निकालते हैं बाइनरी। कैसे निकलता है बाइनरी? पहले तो इसको क्लीन कर लेते हैं यार। सबसे पहले तो इसको क्या करते हैं? क्लीन कर लेते हैं। ओके, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। तो ये पेन लेता हूँ एंड 23 का बाइनरी क्या होगा? चलो कैलकुलेट करते हैं। इसका दूसरा भी तरीका है बाइनरी निकालने का, बट वो अभी मैं नहीं बता रहा। ठीक है, बहुत शॉर्टकट है, बट पहले इससे कर लो आप। तो 11 2 ज़ा 22 बचा 1, 2 से करेंगे। 5 2 ज़ा 10, यहाँ बचेगा 1, अगेन 1 बचेगा। फिर यहाँ पे 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4, अगेन 1 बचेगा। और फिर मैं 2 से करूँगा तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ 0 बचेगा। तो मतलब ओवरऑल 23 का बाइनरी क्या हुआ? 1 0 1 1 1। और इसको एक बॉक्स में डाल देते हैं, इसको एक बॉक्स में डाल देते हैं। ये एक हो गया, ये दूसरा बॉक्स हो गया, ये तीसरा बॉक्स हो गया, ये चौथा बॉक्स हो गया और ये पांचवा बॉक्स हो गया। ठीक है, ये 5 बॉक्सेस हैं। अब हमने क्या बोला है क्वेश्चन? अब हम क्वेश्चन देखते हैं। हमने बोला पहले लेफ़्ट शिफ्ट बाय 2 करो। तो अगर हम लेफ़्ट शिफ्ट बाय 2 करेंगे तो क्या होगा? लेफ़्ट शिफ्ट बाय 2 करते ही, लेफ़्ट शिफ्ट बाय 2 करने से क्या होगा? ये दोनों बॉक्सेस में लेफ़्ट शिफ्ट, दोनों बॉक्सेस में क्या करूँ? 2 बॉक्सेस ऐड कर दूँ। सॉरी, लेफ़्ट शिफ्ट में क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक और बॉक्स और एक और बॉक्स ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है, इसी को 2 बॉक्स ले लेता हूँ मैं। और इसमें 0 डालना है और इसमें भी 0 डालना है। ठीक है ना? तो 2 बॉक्सेस और ऐड हो गए। अब यहाँ पे वही कैलकुलेशन करेंगे, टू दी पावर 0, टू दी पावर 1, टू दी पावर 2, टू दी पावर 3, टू दी पावर 4, टू दी पावर 5, टू दी पावर 6। अब देखो, 0 को मल्टीप्लाई करोगे टू दी पावर 0 से तो कुछ नहीं आने वाला, 0 ही आएगा। 0 को मल्टीप्लाई करोगे टू दी पावर 1 से 0 ही आएगा। 1 को मल्टीप्लाई करोगे टू दी पावर 2 से तो 4 आएगा। 1 को मल्टीप्लाई करोगे टू दी पावर 3 से तो 8 आएगा। 1 को मल्टीप्लाई करोगे टू दी पावर 4 से तो 16 आएगा। 0 को मल्टीप्लाई करोगे टू दी पावर 5 से तो, वैसे तो 32 आना चाहिए था, बट 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 आएगा। और ये आएगा 64। अब इन सबको कैलकुलेट कर लो, इन सब का एडिशन कर लो। एडिशन करने के बाद तुम देखोगे कि तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? 92 आंसर आ रहा है। ठीक है ना? और राइट शिफ्ट बाय 2 में क्या करते हैं? अगर आपको राइट शिफ्ट बाय 2 करना है तो क्या करोगे? राइट शिफ्ट बाय 2 में उतने बिट्स को हम लोग डिलीट कर देते हैं, हटा देते हैं, है ना? जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी इरेज करता हूँ ये पूरा, ये तो था ही नहीं, ये तो हमने ऐड किया था। और उतने बिट बस डिलीट कर दो। तो 2 बिट है तो चलो यहाँ से 2 बिट डिलीट कर दो। एक तो ये डिलीट होगा 1 और एक ये 1 डिलीट हो जाएगा। तो बचा कितना? सिर्फ ये 3 बिट्स बचे हैं। अब इन 3 बिट्स पे वो वाला फॉर्मूला लगाओ, टू दी पावर 0, टू दी पावर 1 और टू दी पावर 2। तो 0 को मल्टीप्लाई करोगे 1 को मल्टीप्लाई करोगे टू दी पावर 0 से तो आंसर क्या आएगा? 1। क्या आएगा? 1। और 0 को मल्टीप्लाई करो टू दी पावर 1 से तो आंसर आएगा 0। और 1 को मल्टीप्लाई करो टू दी पावर 2 से तो आंसर आएगा 4। तो 4 + 1 इज़ 5। देखते हैं आंसर क्या आ रहा है। आंसर यही आ रहा है 5। देखो 5 आया, है ना? तो ये दोस्तों, ये होता है बिटवाइज लेफ़्ट शिफ्ट और बिटवाइज राइट शिफ्ट। तो मैंने आप लोग को बिटवाइज ऑपरेटर में क्या क्या पढ़ाया, बिटवाइज एंड कैसे काम करता है, बिटवाइज और कैसे काम करता है, बिटवाइज लेफ़्ट शिफ्ट कैसे काम करता है, बिटवाइज राइट शिफ्ट काम कैसे करता है। और मैंने कौन कौन से ऑपरेटर पढ़ा दिए आपको? देखो, टर्नरी ऑपरेटर मैंने आपको पढ़ा दिया, लॉजिकल ऑपरेटर मैंने आपको पढ़ा दिया, असाइनमेंट ऑपरेटर आपको मैंने पढ़ा दिया, अरिथमेटिक ऑपरेटर मैंने आपको पढ़ा दिया, है ना? कंपैरिजन ऑपरेटर मैंने आपको पढ़ा दिया। दोस्तों, ये ऑपरेटर क्यों पढ़ाया मैंने, उसका रीज़न है। ऑपरेटर इसलिए पढ़ाया क्योंकि विदाउट ऑपरेटर आप कोई भी लॉजिक नहीं लगा सकते, कोई भी
कोडिंग नहीं कर सकते हो, कंडीशन चेक नहीं कर सकते हो, कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो, राइट। बहुत सारा चीज़ों के लिए कि आप लोग को आ जाए, इसलिए मैंने आपको ऑपरेटर पढ़ाया। और एक बात याद रखना, बिटवाइज ऑपरेटर पे मोस्टली हम लोग काम नहीं करते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर पे कंपाइलर काम करता है ना। बस मैंने आपको ये इसीलिए सिखाया बिटवाइज ऑपरेटर कि हाँ, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर आप कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चंस आते हैं तो उसके लिए मैंने बेसिकली आपको यहाँ पे ये चीज़ सिखाई है। ओके, तो होप सो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होगी ऑपरेटर के बारे में, ठीक है। अगर आपको कुछ भी पूछना है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ओके, तो चलो। तो अच्छा, एक और चीज़ है, प्लीज़ यार मेरे को ना ये बता देना कि वीडियो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि जब तक आप बताओगे नहीं तब तक मुझे वीडियो बनाने में मज़ा नहीं आएगा। तो आपका ही रिस्पॉन्स, आपका कमेंट ही मुझे थोड़ा सा एक बोलते हैं ना कि यार हाँ बनाओ वीडियो, क्योंकि सामने वाले को अच्छा लग रहा है, सामने वाले को समझ में आ रहा है। तो जब तक आप मुझे रिस्पॉन्स नहीं दोगे तब तक मेरे को मज़ा नहीं आएगा वीडियो बनाने में, है ना। और कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो प्लीज़, है ना, मतलब ओवरऑल आपको समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि आपको मुझे गाइड करना है कि सर इस तरह से वीडियो बनाओ, या फिर आप सर ये चीज़ थोड़ी सी मिसिंग है वो इसके अंदर डालो। ओके, चलो नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक क्या हम करने वाले हैं, ये तो हो गया हमारा ऑपरेटर। तो ऑपरेटर आज हमारा कंप्लीट हो गया। तो बेसिकली हम लोगों ने अभी तक हमारे इस जावा ट्यूटोरियल सीरीज़ में हमने क्या क्या देखा है। देखो, हमने तो जावा के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप का पढ़ा था कि जावा क्या होता है, जावा में ऊप्स क्यों पढ़ना चाहिए, JRE क्या होता है, JVM क्या होता है, बाइट कोड क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, इंटरप्रेटर क्या होता है। हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी। फिर हम धीरे धीरे कहाँ आए, फिर हम आए वेरिएबल पे, वेरिएबल क्या होता है। फिर हम किस पे आए, डेटा टाइप पे, कि डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, प्रिमिटिव में कौन कौन आते हैं, नॉन प्रिमिटिव में कौन कौन आते हैं। फिर हमने क्या देखा, ऑपरेटर्स, और हमने ये सारे ऑपरेटर्स आज पढ़ लिए, कंप्लीट हो गया हमारा ऑपरेटर, ठीक है। अब ऑपरेटर पढ़ने के बाद, है ना, अब यहाँ पे देखो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो बेसिकली आपको सॉल्व करना चाहिए, है ना। मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा और आप क्या करोगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा इससे रिलेटेड, जो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा और चीज़ें पढ़ा देता हूँ, क्योंकि जब मैं क्वेश्चंस दूंगा तो आपसे सारी चीज़ें बननी चाहिए, राइट। चलो अपन पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। अब यहाँ पे मैं आज क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, इसमें स्कैनर। बेसिकली अगर यूज़र से आप इनपुट लेना चाहते हो, जैसे नहीं अपन बोलते हैं एंटर योर नेम, एंटर योर एज, एंटर योर पासवर्ड, तो कर क्या रहे हम, यूज़र से वैल्यू लेना चाहते हैं। तो यूज़र से वैल्यू लेने के लिए हम स्कैनर क्लास का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, स्कैनर क्लास। अब स्कैनर क्लास भी ऑलरेडी पहले से ही बनी बनाई है, स्कैनर क्लास को भी पहले से बना के रखा गया है, जावा ने पहले से ही बना के रखा हुआ है स्कैनर क्लास को। अब भाई स्कैनर क्लास को जावा ने पहले से ही बना के रखा हुआ है, तो कहाँ बना के रखा हुआ है, कोई ना कोई तो पैकेज होगा। क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कोई भी प्री डिफाइंड क्लास जो पहले से ही बनी बनाई होती है, वो किसी न किसी पैकेज के अंदर होता है। तो स्कैनर क्लास भी किसी न किसी पैकेज के अंदर है, और उस पैकेज का नाम देखो क्या है, java.util। अगर आप स्कैनर क्लास यूज़ करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे इस पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आपने इस पैकेज को इंपोर्ट नहीं किया तो आप स्कैनर क्लास यूज़ नहीं कर पाओगे, राइट। इसलिए देखो, जब भी हम स्कैनर लिखते हैं और कंट्रोल स्पेस प्रेस करते हैं, ऑटोमेटिक ये आता है java.util, और इस पर हम क्लिक कर देते हैं तो देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे देखो क्या हुआ हमारा जावा पैकेज इंपोर्ट हो गया, है ना। तो पैकेज इंपोर्ट करना इंपॉर्टेंट है। अब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, राइट। कैसे बनाते हैं, क्लास का नाम, रेफरेंस वेरिएबल इक्वल टू न्यू कीवर्ड, और फिर क्लास का नाम, राइट। अभी ये क्लास नहीं है एक्चुअल में,
इसको हम लोग कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। मैं आगे के सेशन में बताऊंगा कि ये कंस्ट्रक्टर है, कैसे कंस्ट्रक्टर हुआ, है ना। अभी तो आप क्लास बोल रहे थे, अब आप इसको कंस्ट्रक्टर कैसे बोल रहे हो, तो ये सारी चीज़ें मैं आगे की क्लास में आपको बताऊंगा। लेकिन अभी समझ लो कि क्लास का नाम, रेफरेंस वेरिएबल, है ना, न्यू, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए न्यू हमने यूज़ किया, और स्कैनर हमने क्लास का नाम लिखा, और यहाँ पे लिखते हैं सिस्टम डॉट इन फॉर इनपुट लेने के लिए हम यहाँ पे इन लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे इनपुट स्ट्रीम होता है ये बेसिकली। इनपुट स्ट्रीम आपकी मदद करता है इनपुट लेने के लिए। अगर आपको इनपुट लेना है तो इनपुट स्ट्रीम जो है आपकी मदद करता है। ओके, नाउ होप सो ये समझ में आया होगा आपको। ये सिंटैक्स स्कैनर का सिंटैक्स है। स्कैनर के बिना आप यूज़र से इनपुट नहीं ले सकते, है ना। अगर आपको, हाँ एक और है वैसे यूज़र से इनपुट लेने के लिए, है ना, ज़रूरी नहीं है स्कैनर ही। स्कैनर के अलावा एक और क्लास है जिसके थ्रू आप यूज़र से वैल्यू ले सकते हो, है ना। ठीक है, लेकिन अभी हम स्कैनर की बात कर रहे हैं। तो स्कैनर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, यूज़र से वैल्यू ले सकते हैं। चलो यूज़र से वैल्यू लेते हैं। क्या लेना है, सबसे पहले एक वैल्यू लेते हैं, एंटर योर एज। चलो, तो मैं पहले तो यूज़र को सामने रखूं कि यूज़र एंटर योर एज। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही मैं ज़रा इसको थोड़ा सा मैं वाइट बोर्ड ओपन करूं, क्योंकि वाइट बोर्ड पे समझाना थोड़ा इजी हो जाएगा। देखो क्या हुआ, इस लाइन से हुआ क्या, इस लाइन से क्या हुआ, स्कैनर ने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया। ये ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को पॉइंट कौन कर रहा है, ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है एस सी जो है इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। आपने क्या लिखा, एंटर योर एज। अब यूज़र क्या करेगा, एज एंटर करेगा। सपोज यूज़र ने एज एंटर किया, तो वो एज कहाँ जाके सेव होगा, वो एज इस ऑब्जेक्ट में जाके सेव हो जाएगा, समझे। इस ऑब्जेक्ट में जाके सेव, जो भी तुम एंटर करोगे ना कंसोल में जो भी तुम एंटर करोगे, वो सारी वैल्यू कहाँ जाके सेव हो जाती है, इस स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर, स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट में जाके सेव हो जाती है। जैसे मैंने यहाँ बोला, चलो एंटर योर नेम, system डॉट आउट डॉट println, एंटर योर रोल नंबर। चलो रोल नंबर। फिर मैंने बोला system डॉट आउट डॉट println, एंटर योर मोबाइल नंबर। तो ये सारी वैल्यूज़ कहाँ जाके सेव होगी, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जाके सेव होगी। रोल नंबर, मान लो मेरा रोल नंबर 47 है, मेरा मोबाइल नंबर इज़ 947998 लाइक दिस, मेरा ये मोबाइल नंबर है, राइट, है ना। तो ये सारी चीज़ें कहाँ जाके सेव हो रही हैं, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर सेव हो रही है। अगर मुझे ये वैल्यूज़ चाहिए वापस, इस ऑब्जेक्ट से मुझे निकालना है वैल्यू और कहीं रखना है, भाई ये तो आपने यूज़र ने एंटर किया और वो जाके कहाँ सेव हो गया, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जाके सेव हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि यार ये जो वैल्यू है मुझे उसको यूज़ करना है, तो उसके लिए इस वैल्यू को आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा। निकालने के लिए जावा ने बहुत सारे मेथड्स बना के रखे हुए हैं। अगर आपको इंटीजर वैल्यू निकालनी है, सपोज ये एज क्या है, इंटीजर है ना, तो ऑब्जेक्ट में क्या जाके सेव हुआ है, इंटीजर वैल्यू सेव हुई है ना। अब आप इंटीजर वैल्यू निकालना चाहते हो तो आप यहाँ लिखो SC। क्यों SC लिखा, क्योंकि SC ही तो है जो इसको पॉइंट कर रहा है, SC ही तो इसको पॉइंट कर रहा है ना इस ऑब्जेक्ट को, तो SC के थ्रू ही तो आप इस वैल्यू को निकालोगे। तो मैंने यहाँ लिखा SC डॉट, कौन सा मेथड लगाएंगे, नेक्स्ट इंट मेथड, क्योंकि इंटीजर वैल्यू निकाल रहे हो इसीलिए नेक्स्ट इंट, है ना। अगर मान लो कि मैं इंटीजर वैल्यू नहीं निकालता, मैं फ्लोट वैल्यू निकालता, तो क्या लिखता है यहाँ पे, नेक्स्ट फ्लोट, ठीक है। और अगर मान लो कि मुझे बूलियन वैल्यू निकालनी होती, तो मैं क्या लिखता, नेक्स्ट बूलियन, ठीक है।
लेकिन अभी राइट नाउ मुझे क्या निकालना है, इंटीजर वैल्यू, तो मैं लिखता हूँ नेक्स्ट इंट। ये मेथड है, ये पहले से ही बना हुआ मेथड है। तो मैंने क्या किया, एस सी क्या कर रहा था, इसको पॉइंट कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, तो मैंने बोला एस सी मुझे इंटीजर वैल्यू निकाल के दो, तो वो क्या करेगा, तुरंत सबसे पहले 21 निकाल के दे देगा। लेकिन उसको रखोगे कहाँ, उसको आप एक वेरिएबल में रख लो, एज नाम के, ठीक। तो यूज़र करेगा एज एंटर, वो जैसे ही एंटर करेगा एज, वो कहाँ जाके सेव हो जाएगा, इस ऑब्जेक्ट में जाके सेव हो जाएगा। और फिर आपने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट से क्या निकाल लिया, वो वैल्यू निकाल ली, और उस वैल्यू को कहाँ स्टोर कर दिया, एक वेरिएबल के अंदर। सेम काम यहाँ होगा। अब हमें रोल नंबर निकालना है, तो इंट रोल नंबर एक वेरिएबल ले लिया, और एस सी डॉट नेक्स्ट इंट ले लिया। फिर मैंने यहाँ पे भी कर लेते हैं, इंट मोबाइल नंबर इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। मैंने देखो मोबाइल नंबर भी निकाल लिया, तीनों चीज़ें निकाल। अब मुझे कैसे पता चलेगा यार तीनों चीज़ें मैंने निकाल ली हैं ऑब्जेक्ट से, तो चलो प्रिंट करके देख लेते हैं, एज प्रिंट कर लेते हैं, रोल नंबर प्रिंट कर लेते हैं, और मोबाइल नंबर भी प्रिंट कर लेते हैं, पता चल जाएगा कि वो मैंने ऑब्जेक्ट से निकाला है कि नहीं निकाला है। तो प्रिंट करने के लिए हमें पता है, हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यूज़ करते हैं। इसमें पास कर देते हैं एज, इसमें क्या पास कर देते हैं, एज, कि भाई एज प्रिंट करके दिखाओ मुझे। फिर क्या पास कर देते हैं इसके अंदर दूसरे में, रोल नंबर, कि रोल नंबर दिखाओ मुझे, रोल नंबर प्रिंट करके दिखाओ। फिर क्या करते हैं, हम डाल देते हैं यहाँ पे रोल नंबर के बाद मोबाइल नंबर प्रिंट करके दिखाओ, मोबाइल नंबर। अब ज़रा ध्यान देना, ठीक है, मैं रन कर रहा हूँ इस कोड को, मैं रन कर रहा हूँ, ओके, इस कोड को मैं रन कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे सबसे पहले कंसोल में क्या पूछ रहा है आपसे, एंटर योर एज, एज एंटर करो, तो मैंने एज एंटर किया 23, एंटर। देखो क्या बोला फिर तुमसे, एंटर योर रोल नंबर, तो मैंने रोल नंबर एंटर किया 47। फिर क्या बोला, एंटर योर मोबाइल नंबर, तो मैंने मोबाइल नंबर एंटर कर दिया, है ना। अब ये तीनों चीज़ें जाके कहाँ सेव हो गई होंगी, ऑब्जेक्ट के अंदर। और उस ऑब्जेक्ट को कौन पॉइंट कर रहा है, एस सी। एस सी इज़ अ रेफरेंस वेरिएबल, इसका नाम कुछ भी लिख सकते हो यार, ऐसा नहीं है कि एस सी ही लिखना है, आपकी मर्जी, आपको जो लिखना है लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो एस सी इज़ अ रेफरेंस वेरिएबल, इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है बस, और कुछ नहीं। अब मैंने बोला कि चलो प्रिंट करो, मैंने सबको बोला ना एज प्रिंट करो, रोल नंबर प्रिंट करो, और मोबाइल नंबर प्रिंट करो, देखते हैं प्रिंट करता है कि नहीं करता। देखो तीनों चीज़ें प्रिंट कर दी, 23, 47 एंड मोबाइल नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा स्कैनर से हमने क्या ली, एज ली, रोल नंबर लिया और मोबाइल नंबर लिया, और तीनों को मैंने प्रिंट भी कर दिया है यहाँ पे। तो ये होता है स्कैनर का काम दोस्तों, कि अगर आपको यूज़र से वैल्यू लेनी है, राइट, तो किससे लोगे, स्कैनर को यूज़ करोगे। अब बार बार स्कैनर का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, एक बार बना लिया, उसी स्कैनर को हर जगह यूज़ कर सकते हो, है ना, ठीक है। तो ये ध्यान देना। तो जब भी मेरे क्वेश्चन में ये रहे कि यूज़र से इनपुट लेना है, यूज़र से कुछ मांगना है, तो हमेशा आप क्या करना, स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना, और इस तरह से यूज़र से उससे पूछना कि एंटर करो भैया एज, एंटर करो रोल नंबर, एंटर करो मोबाइल नंबर, वो एंटर करेगा, और फिर उसको आप स्टोर कर लो। अच्छा, अगर मान लो कि उसने सबसे पहले यूज़र ने बोला कि एंटर योर नेम, नेम तो स्ट्रिंग है, जैसे सपोज मैंने यहाँ लिखा एंटर योर नेम, तो नेम तो स्ट्रिंग है ना, नेम तो स्ट्रिंग है, तो नेम को, स्ट्रिंग को निकालने के लिए क्या यूज़ करोगे, ओनली नेक्स्ट। इसके लिए स्ट्रिंग को निकालने के लिए केवल नेक्स्ट मेथड का यूज़ किया जाता है, नेक्स्ट। इंटीजर को निकालने के लिए नेक्स्ट इंट, फ्लोट को निकालने के लिए नेक्स्ट फ्लोट, डबल को निकालने के लिए नेक्स्ट डबल, बूलियन निकालने के लिए ट्रू या फॉल्स अगर आए उसको निकालने के लिए नेक्स्ट बूलियन, और केवल स्ट्रिंग निकालना है जैसे नाम आपका, है ना, तो उसके लिए नेक्स्ट मेथड का यूज़ किया जाता है, नेक्स्ट। ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना, ठीक है। तो आप ये करके देखना, ज़रा एक बार ट्राई करना खुद के सिस्टम पे, है ना, और फिर अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछना, ठीक है। चलो, तो ये स्कैनर तो क्लियर हो गया होगा आपको, होप सो।
अब मैं स्कैनर के बाद जो है चलता हूँ टाइप कास्टिंग पे। बेसिकली टाइप कास्टिंग थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है और मेरे कुछ क्वेश्चन भी हैं टाइप कास्टिंग के ऊपर, तो मुझे लगता है कि मुझे टाइप कास्टिंग भी इस वीडियो में पढ़ा देना चाहिए। राइट, तो चलो मैं टाइप कास्टिंग पढ़ा देता हूँ कि टाइप कास्टिंग क्या होती है और टाइप कास्टिंग पे कैसे काम होता है। ओके, तो टाइप कास्टिंग क्या होती है? कन्वर्ट करना। टाइप कास्टिंग क्या होती है? कन्वर्ट करना। अगर आप एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हो तो हम टाइप कास्टिंग का यूज़ करते हैं। कैसे? देखो, जैसे सपोज तुमने तुमने एक इंट टाइप का इंट नम1 उसमें स्टोर कर दिया सपोज 10.5, सॉरी इंट मत लो, ये फ्लोट लो, ये फ्लोट वैल्यू है ना, फ्लोट, और यहाँ लिखते हैं एफ। कंपलसरी है कि अगर आप जावा में फ्लोट वैल्यू डिफाइन कर रहे हो, जावा में अगर आप फ्लोट वैल्यू डिफाइन कर रहे हो तो उसके आगे आप एफ तो लिखोगी, है ना। तो ये फ्लोट वैल्यू दोस्त, अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ नम1 को तो क्या आंसर आएगा? अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ नम1 को तो क्या आंसर आएगा? फ्लोट वैल्यू आएगा यार, 10.5, और क्या आएगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि 10.5 हटाना चाहता हूँ, मैं 0.5 हटाना चाहता हूँ, मैं सिर्फ 10 चाहता हूँ, मतलब मैं सिर्फ इंटीजर वैल्यू चाहता हूँ, फ्लोट वैल्यू नहीं चाहता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मुझे टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। दिस इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग, टाइप कन्वर्जन, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में बदलना। दिस इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। तो कैसे करेंगे टाइप कास्टिंग? बहुत सिंपल है यार। देखो, नम1 के अंदर स्टोर्ड वैल्यू, बस उसको किस में टाइप कास्ट करना है वो उसके आगे लिख दो ब्रैकेट में। किस में टाइप कास्ट करना है? इंट में, तो यहाँ इंट लिख दिया मैंने सिर्फ। अब देखना आंसर क्या आएगा, आंसर देखना क्या आएगा। 10 आया ना, मतलब अब वो 10.5 नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपने नम1 जो फ्लोट था उसको किस में बदल दिया? इंटीजर में बदल दिया, और इंटीजर में कभी भी पॉइंट वाली वैल्यू नहीं होती है ना, इसलिए आंसर क्या आया? 10। तो टाइप कास्टिंग इसको बोलते हैं। आपने कन्वर्ट किया, जो हमारी वैल्यू है नम1 उसको किस में कन्वर्ट कर दिया? इंट में। या आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ ना करके, यहाँ कन्वर्जन ना करके आप यहाँ कर लो, एक लाइन का कोड और लिख लो, ये कन्वर्जन हो गया, और इसको स्टोर कर लो इंटीजर टाइप के वेरिएबल में, इंटीजर टाइप के वेरिएबल में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रिजल्ट। तो हमने क्या किया? टाइप कास्ट किया, ये टाइप कास्ट हुआ, मतलब जो हमारी वैल्यू थी वो इंटीजर में कन्वर्ट हो गई, और हमने उसको स्टोर कहाँ कर दिया? रिज़ल्ट में, और फिर मैंने यहाँ पे रिज़ल्ट पास कर दिया। अब देखते हैं क्या होता है। सेम आंसर, राइट। आप इस तरह से भी कर सकते हो, आप डायरेक्टली यहाँ भी कर सकते हो, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब चलो एक काम करते हैं। अगर मैं मान लो कि क्या ये पॉसिबल है कि हम इंटीजर को इंटीजर वैल्यू को हम फ्लोट में कन्वर्ट कर दें? बिल्कुल पॉसिबल है। देखो, इसकी जगह बस क्या लिख दो? फ्लोट लिख दो, और इसको स्टोर कहाँ कराओगे? फ्लोट में स्टोर कराओगे। रन करके देखते हैं कि क्या वो फ्लोट वैल्यू आती है। देखो 10.0, क्योंकि ये 10 था, लेकिन तुमने किस में कन्वर्ट किया उसको? फ्लोट में, तो उसने पॉइंट के बाद 0 लगा दिया, क्योंकि फ्लोट वैल्यू हमेशा कुछ ना कुछ पॉइंट तो होगा ही, भले 0 हो लेकिन होगा। तो इंटीजर को हमने किस में बदला था? फ्लोट में। फ्लोट को हमने किस में बदल दिया? इंटीजर में। तो ये सारी चीज़ें, इसको हम क्या बोलते हैं? टाइप कास्टिंग, टाइप कन्वर्जन। ओके, ठीक है। तो ये टाइप कास्टिंग हो गया। अब आप ज़रूर मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आप उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना, राइट, मन से। और अगर जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो वो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछना कि सर ये क्वेश्चन नहीं बन, तो मैं उसका जो उस पर एक वीडियो बनाऊंगा इसी के जस्ट बाद, तो आपको क्लियर होगा वो सारी चीज़ें। ओके, चलो फिर नेक्स्ट कल वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।